हौसले के तर्कस में कोशिश का तीर जिंदा रखिए, हार जाएं चाहे सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में एवरेज और आरएमएस वैल्यू पे चर्चा हुई थी। आज हम लोग रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की बात करेंगे और उससे एसी पास होने पे क्या इफ़ेक्ट होगा, इस पे चर्चा आगे होगी। इसके लिए मेरा सजेशन होगा आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाएं, और पेन और कॉपी लेने के बाद से सबसे पहले आप कॉपी को हॉरिजेंटल कर लें, और हॉरिजेंटल करने के बाद से कॉपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। एक आर के लिए, दूसरा एल के लिए और तीसरा सी के लिए। सबसे पहले इंडिविजुअली इन तीनों सर्किट की बात कर लेनी है। ऐसे एसी में आप आगे पढ़ेंगे कि कुल मिलाकर के 7 तरह के सर्किट हैं, एल, सी, आर, एल सी, एल आर, सी आर और अंतिम में एल सी आर। इन 7 सर्किट को हमको डिस्कस करना है, लेकिन तब अच्छा लगेगा जब आप इंडिविजुअली सभी सर्किट को डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद से आप उसको एक साथ कंबाइन कर लें, तो अल्टीमेटली सहूलियत के साथ, आसानी के साथ एसी समझ में आएगा। एक बात मैंने बोला था कि अगर आप एक यूनिक सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा और पढ़ाई समझ में भी आएगा। कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा, और एक बार आपका कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर आगे की जिम्मेवारी, आगे का लर्निंग आपका अपना होगा, और फिर कॉन्सेप्ट के मामले में आप कहीं पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे। तो सवाल यहाँ ये है कि हम अगर तीनों सर्किट की बात इंडिविजुअली करेंगे, उसके बाद से अगर इनको कंबाइन करेंगे तो कितनी सहूलियत होगी, ये लेक्चर के बाद ही पता चल पाएगा। सबसे पहले हम आर सर्किट की बात कर रहे हैं। आर सर्किट में एक रजिस्टर है और उससे एसी का सोर्स जुड़ा हुआ है। एसी के सोर्स को इसी तरह सर्कल और उसके अंदर वेव दिखाते हैं, क्योंकि एसी में जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का एक्सप्रेशन पहले भी बताया हुआ है, निकाला हुआ है, ये ई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर चूँकि साइन का कर्व जो होता है वो वेव लाइक होता है, इसीलिए ये सिंबल यूज किया जाता है। अभी ये जो ईएमएफ है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इसको इंस्टेंटेनियस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल लिखेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ओके, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ आपको मिल गया। यूँ आप बात करें तो सभी केस में आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वही होगा, और सब केस में आप दिखा सकते हैं E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जो हम सप्लाई कर रहे हैं, ये सप्लाइड है। यहाँ भी आपको इंस्टेंटेनियस ईएमएफ अगर देखा जाए तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, जहाँ पर ई नोट पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और टी कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। ओके, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के बाद अब करंट की बारी आती है। अगर हमको यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट पता करना है तो सबसे पहले करंट एक्चुअली ओम्स लॉ अप्लाई कर लेंगे, तो I इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास V बाय आर होगा। लेकिन देखें एसी के केस में हमारे पास V नहीं, क्या है तो E है, स्पेशल सिंबल आपने यूज़ किया है। ऐसे और सब बुक इसको V से भी नोट करते हैं, लेकिन मैं स्पेशलिटी रखने के लिए, थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रखने के लिए E सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। आप यहाँ पर E बाय आर भी कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई का वैल्यू लिखा हुआ था उसको आपने लिख लिया डिवाइडेड बाय आर। थोड़ा सा सेपरेट करके लिख लें, ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ओके, ये आई ऑब्वियस है कि अगर इस साइड आई है साइन ओमेगा टी, तो एक तरह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। ये ई नॉट बाय आर का जो डायमेंशन होगा वो भी करंट का ही होगा, और इसीलिए इसको हम लोग आई नोट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मीन्स आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन रजिस्टर के लिए हो गया। 3 कंपोनेंट की बात करनी है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये तीनों पैसिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट माने जाते हैं, और इनकी बात अब आगे करनी है। जहाँ पर आपने आई नोट जो लिखा उस पर ध्यान देंगे, ये ई नोट बाय आर। ई नोट पहले ही बता रहे थे कि ये पिक वैल्यू है, तो आई नोट भी पिक वैल्यू होगा। इसको क्या बोलेंगे, पिक
वैल्यू ऑफ AC थ्रू रजिस्टर को R कर लीजिए। ओके, यहाँ तक आपको इंस्टेंटेनियस EMF और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों मिल गए। अगर आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर में इंस्टेंटेनियस EMF इतना है तो इंस्टेंटेनियस करंट I = I0 sin ωt होगा। अब चलिए आप इंडक्टर के केस में यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं है। तो क्या करें, यहाँ पर आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड करने के लिए KVL यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो KVL के अकॉर्डिंगली ओके, हमारे पास ये जो सप्लाइड है वो हमारे पास EMF जो दिया हुआ है। दूसरा चीज़ क्या है, इंडक्टर में EMF इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए आप उसको E∗I लिख लीजिए। ये टोटल सप्लाई हो गया। KVL क्या बोलता था कि टोटल सप्लाई = टोटल कंजम्पशन। देखें तो यहाँ पर दोनों ही सप्लायर हैं। अब किस तरह के सप्लायर हैं इसकी बात बाद में करनी है। एक तो ये सप्लाई किया और यहाँ भी EMF इंड्यूस्ड होगा, जनरेट होगा, इसीलिए हमने E+EI लिखा = कोई रजिस्टर वहाँ नहीं है, इसीलिए जो कंजम्पशन होगा वो 0 होगा। चलिए अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ईजिली लिख सकते हैं, दैट इज EI = -E। वैल्यूज लिखते हैं। अगर इंड्यूस्ड EMF के वैल्यू की बात करें तो इंड्यूस्ड EMF का जो वैल्यू होता है इंडक्टर के थ्रू वो -L/dI/dt होता है। इसको आप लिख लें। और अगर E की बात करें तो E0 sin ωt है, यहाँ पर आप E0 sin ωt लिख लें। ओके, ऑब्वियस है कि नेगेटिव साइन आप कैंसिल आउट करेंगे और L और dt को उधर लेकर के चलें। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा क्योंकि मैंने कॉलम में बांट लिया है, कंपैरेटिव स्टडी करनी है, तो हम कोशिश करेंगे कि जगह बचाएं और इतने में ही हम सब कुछ दर्शा लें। आप भी यही कोशिश करें और तब आप बारी बारी से स्टेप वाइज लिखते जाएंगे तो हमारे पास जो DI का एक्सप्रेशन यहाँ पर आएगा। ओके, DI ओके ऐसा हो जाएगा, DI = E0/L sin ωt dt। ऑब्वियस है कि इंस्टेंटेनियस करंट को निकालने के लिए आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना होगा। आपके पास एक ही उपाय है। तो फिलहाल आप अगर यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं ओके, तो इधर भी आपको राइट हैंड साइड भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। एक एक स्टेप बढ़ते जा रहे हैं हम लोग। चलिए यहाँ तो इंटीग्रेट करके हमारे पास I मिलेगा और इस तरफ E0/L कांस्टेंट है, बाहर निकला। sin ωt dt जो इंटीग्रेशन होगा वो -cos ωt/ω होगा जैसा दिख रहा है। एंड बिकॉज यहाँ पर लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C भी होना चाहिए। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में NCERT साफ बोलता है, बिकॉज द करंट इज ऑक्सीलेटिंग साइमेट्रिकली अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द डायरेक्शंस, देयरफॉर देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट टर्म। कांस्टेंट होने का मतलब ही है टाइम इंडिपेंडेंट टर्म, और तब यहाँ पर कांस्टेंट C का रहने का पॉसिबिलिटी नहीं है। NCERT में पूरा स्टेंजा लिखा हुआ है इसके बारे में, या दूसरे बुक में भी आप उसको देख लेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट C को हटा देते हैं। और अब कांस्टेंट C को हटाने के बाद देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा। एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा E0/ωL ओके, और माइनस यहाँ लिख लें cos ωt। ओके, थोड़ा सा यूनिफॉर्म करने के लिए जैसे यहाँ पर आपको दिखा E0/R, उसी तरह से यहाँ भी कुछ डिवाइड होना चाहिए था एक सिंगल टर्म से। यूँ कहें जैसा यहाँ पर R है वहाँ भी उसी तरह का टर्म होना चाहिए, और इस टर्म को यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए हम XL लिख रहे हैं। XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, आगे चल करके बताएंगे डिटेल में XL क्या है। फिलहाल आप ωL को XL मान लीजिए और यहाँ पर cos ωt लिख लीजिए। ओके, अब अगले स्टेप में ये जो E0/XL है इसको हम I0 मानेंगे। I0 मानने से फ़ायदा क्या है, जैसे वहाँ पर E0/R ओके I0 हो गया था क्योंकि इधर I है, तो
तो उसी तरह से ई नोट बाय एक्सएल का भी जो डायमेंशन होगा वो करंट का डायमेंशन होगा, क्योंकि पिक है इसीलिए ई नोट बाय एक्सएल इज इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, है ना। यहाँ पर अगर आपको बताना हो, ठीक है, कि ई नोट बाय एक्सएल क्या है, तो लिखना होगा यहाँ पर पिक वैल्यू ऑफ ए सी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर मतलब एल से डिनोट किए हैं वहाँ पे। ओके, अभी एक और चीज़, थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात यहाँ होगी। देखिए यहाँ पर साइन था, यहाँ पर भी साइन था, कंपेरिजन आसान था। यहाँ पर आपका साइन है और यहाँ पर करंट में कोसाइन है। हम चाहेंगे इसको बदलना, तो बदलने के लिए हम एक उपाय करते हैं, इज इक्वल टू माइनस आई नोट, यहाँ पर चेंज कर लिया जाए साइन को कोसाइन को साइन में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन क्या ओमेगा साइन पाई बाई 2 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। बट यहाँ पर देखिए ओमेगा टी पहले है, वहाँ भी ओमेगा टी पहले है, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ही कुछ हो कि यहाँ भी ओमेगा टी पहले ही आ जाए। इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ से नेगेटिव साइन को हटाते हैं इत्मीनान से, और यहाँ पर चेंज ओवर कर लेते हैं। तो जब चेंज करेंगे नेगेटिव अंदर जाने के बाद, तो यहाँ ओमेगा टी आ जाएगा और यहाँ जो है पाई बाई 2 आ जाएगा। ओके, इसको फिर से चेंज करेंगे तो हम वापस इस इक्वेशन में आ सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया, ये इंस्टेंटेनियस करंट ओके उसी के जैसा हो गया जैसा इंस्टेंटेनियस ईएमएफ था। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि हमारे साथ जो एल सर्किट है आर सर्किट से डिफरेंट रिजल्ट लेकर के आया। ऑब्वियस है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है एंगल के साइड, एंगल को हम फेज भी बोलते हैं, जो एल सर्किट में डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू आर सर्किट। आर सर्किट में देखिए ई नोट और ई और आई दोनों में साइन ओमेगा टी है, मतलब एंगल में डिफरेंस नहीं है, मतलब फेज में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि ईएमएफ के कंपेरिजन में जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है, लेगिंग बिहाइंड। ओके, ये डिस्कशन फिर से आगे होगी, लेकिन एक्सप्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे आप। ओके, यहाँ पर आई नोट की बात किए थे, आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय एक्सएल। ये आपका पिक वैल्यू था, ये पिक वैल्यू ऑफ करंट था थ्रू इंडक्टर। ओके, चलिए अब कैपेसिटर की बात कर लें, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके लिए। कैपेसिटर में हम ऐसा कुछ ओम्स लॉ या किरचॉफ्स लॉ नहीं लगाएंगे, हम सीधे चलते हैं कैपेसिटर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू सी वी पर। बिकॉज यहाँ पर भी नहीं, हमने ई नोटेशन से डिनोट किया है, तो ये Q इज इक्वल टू सी इंटू ई हो जाएगा। अकॉर्डिंगली हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू सी और ई के जगह पर ई नोट साइन ओमेगा टी। ओके, चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब चार्ज इंस्टेंटेनियस है, करंट भी इंस्टेंटेनियस होगा, और तब करंट के लिए हम यहाँ पर dq बाय dt लिखेंगे। ओके, ऑब्वियस है C कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट है, ई नोट भी कांस्टेंट है पिक वैल्यू, तब हमारे पास C बाहर ई नोट बाहर, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ओमेगा टी, ये डिफ्रेंशिएशन है, याद रखिएगा, वहाँ इंटीग्रेशन था, डिफ्रेंशिएशन है, तो ये हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओके, वेल अब आपके पास जो रिजल्ट है आई का वो देखिए ओमेगा सी ई नोट कॉस ओमेगा टी। अब हमारे पास एक दुविधा है, एक समस्या है, यहाँ आई में ई नोट बाय समथिंग था, यहाँ भी आई में ई नोट बाय समथिंग था, और यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, तो हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा तभी जा कर के डायमेंशन ऐसा सेम मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो हम यहाँ पर करते क्या है, तो ई नोट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी, ध्यान दीजिएगा, फिर से वापस हम लोग वहाँ आ सकते हैं, 1 बाय ओमेगा सी ले लिए, तो रिजल्ट हमारा ऐसा हो गया। इस 1 बाय ओमेगा सी को ओके, जैसे आपने यहाँ पर
एक्सएल ओमेगा एल माना था, उसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे ई नोट डिवाइडेड बाय एक्स सी, जहाँ पर एक्स सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का डिस्कशन फिर से आगे हम लोग करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर डिटेल इसका नहीं दे रहा है, सिर्फ नाम बता रहे हैं एक्स सी इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और ये हो गया आपके पास कॉस ओमेगा टी, बिकॉज 1/ओमेगा सी को आपने एक्स सी लिख लिया है, तो अगर ये एक्स सी है ओके, तो देखिए ई नोट बाय आर आई नोट था, ई नोट बाय एक्सएल आपका आई नोट था, तो ई नोट बाय एक्स सी भी आई नोट होगा। ओके, समस्या फिर से वही आ गई, यहाँ पर हमको इंस्टेंटेनियस करंट तो मिल गया, इंस्टेंटेनियस करंट मिलने के बाद यहाँ पर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ में ई नोट साइन ओमेगा टी है, और यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट में आई नोट कॉस ओमेगा टी है। हम यूनिफॉर्मिटी चाहेंगे, एक जैसा चाहेंगे, और एक जैसा चाहने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए चेंज करेंगे, और ये बात ध्यान में रखेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और तब हमने यहाँ पर लिख लिया सेकंड क्वाड्रेंट पे ले जा करके ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, ये यही है, अगर हम चाहें तो वापस ऐसे चेंज आ सकते हैं, लेकिन ये फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो साइन के टर्म में होगा। अब आपको कंपेरिजन आसान होगा, जहाँ इंडक्टर वाले केस में माइनस पाई बाय 2 था, आप कैपेसिटर वाले केस में प्लस पाई बाय 2 देख रहे हैं, इसका मतलब वो 90 डिग्री अहेड है, करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है इन कंपेरिजन टू ईएमएफ। और इसीलिए देखिए सबके नेचर, मैंने बोला था कि इंडिविजुअल बिहेवियर देखना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इंडिविजुअल बिहेवियर क्लियरली देख लें तो कंबाइन करना तो आपके बस की बात है, आपके हक की बात है। ओके, और एक बार आपने इसको देख लिया तो आगे का डिस्कशन काफ़ी आसान हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले एसी थ्रू रजिस्टर में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, ओके, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस आया है। दूसरा एसी थ्रू इंडक्टर में हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस आया है। सबके अपने अपने डेफिनेशन होंगे। एसी थ्रू कैपेसिटर में आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस आया है। तो अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपको डिफाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, है ना। ये तो ओपोजिशन है। रेजिस्टेंस क्या है? ओपोजिशन, है ना, ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर। किसको? तो एक करंट को, है ना, करंट को जो कंडक्टर ऑपोजिशन ऑफर करे उसको आप रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, अगर इसी तरह से आप यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर मिला एक नया क्वांटिटी जो वहाँ पर मैंने लिख के रखा था, फिर से डिस्कशन में कर लेते हैं। ये आपके पास है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये आपको एक्सेल है और इसका भी डेफिनेशन एज इट इज होगा। ये आपका ऑपोजिशन जो है ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर। ओके, इसी तरह से आपके पास लास्ट वाले में कैपेसिटर वाले में भी आया था वो एक्सी। वो क्या था आपका? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये आपको एक्सी, और ये था बेसिकली ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। सो डेफिनेशन अगर कभी आपको देना हो तो इस तरह से दे सकते हैं। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखना है तो आप बोल सकते हैं कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू करंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू करंट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब थोड़ी सी विशेष चर्चा भी इसकी होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले अगर आप एक एक्सिस में ओके रेजिस्टेंस ले लेते हैं और दूसरे एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। ओके, रेजिस्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ एज सच कोई रिलेशन आपको दिखता नहीं है,
एज सच कोई रिलेशन होता नहीं है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो बेसिकली एक कांस्टेंट ग्राफ होगा। मैंने बोला कि एक एक्सिस में रेजिस्टेंस और दूसरे एक्सिस में आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया। ओके, अगर आप यहाँ पर मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए एक एक्सिस में फ्रीक्वेंसी ले लिया और दूसरे एक्सिस में आपने एक्सेल कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लिया, सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस ले लिया, तो वैसे केस में आप देखिए एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल लिखा था। ओमेगा 2 पाई न्यू होता है इंटू एल। ओके, अगर एल इंडक्टर कांस्टेंट है किसी भी इंडक्टर का, तो वैसे केस में आप एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू लिख सकते हैं। एंड बिकॉज एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू है, तो वैसे केस में आपको जो ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा। ये वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी हो गया। और थर्ड वाले केस में आप एक एक्सिस में इन कैपेसिटिव रिएक्टेंस ले लीजिए, मीन्स एक्सी ले लीजिए, और दूसरे एक्सिस में फ्रीक्वेंसी। एक्सी जो आपने लिखा था उसका भी फॉर्मूला याद कीजिए, 1/ω_c, यानी 1/2 पाई न्यू इंटू सी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट होगा, न्यू को 2 पाई भी कांस्टेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं वेरिएबल, तो वैसे केस में एक्सी प्रोपोर्शनल टू 1/न्यू। इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी की बात आती है, और इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में जो ग्राफ आएगा वो कुछ आपको इस तरह का आएगा। ओके, सो वेरिएशंस पता चल गए। अब वेरिएशन पता करने के बाद से बिहेवियर की बात किए थे कि रजिस्टर का बिहेवियर, इंडक्टर का बिहेवियर, कैपेसिटर का बिहेवियर में क्या डिफरेंसेस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अगर 4 DC की बात करें, डायरेक्ट करंट के केस में फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो, बट फ्रीक्वेंसी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर 4 AC की बात करें, तो AC के केस में फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज और दूसरे जगह 60 हर्ट्ज, मतलब ये फाइनाइट है। ओके, फाइनाइट फ्रीक्वेंसी है। R will behave same for both AC एंड DC। याद रखेंगे, रेजिस्टेंस का बिहेवियर AC और DC के लिए डिफरेंट नहीं होता। रेजिस्टेंस का बिहेवियर AC और DC दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात कर रहे थे। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में आपको यहाँ पर दिखेगा कि बिहेवियर बदल रहा है। अगर 4 DC की बात करें, तो DC वाले केस में न्यू आपका 0 हुआ था, पुट कर लीजिए वैल्यू और देखिए एक्सेल 0 हो जाएगा। ओके, और 4 AC की बात करें तो न्यू आपका 50 हर्ट्ज इंडिया वाले केस में मान लें, तो XL जो हो जाएगा वो यहाँ पर पुट कर दिए तो 100 पाई इंटू L। ओके, ये जो वैल्यू है आपको फाइनाइट है। इसका मतलब 4L जो है 4 DC विल बिहेव कैसा, विल बिहेव लाइक अ प्योर कंडक्टर। ठीक है, कोई ऑपोजिशन दे नहीं रहा है उसको, प्योर कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। एंड 4 AC एज अ रजिस्टर, कुछ रेजिस्टेंस उसको ऑफर कर रहा है, इसलिए एज ए रजिस्टर। एक तरह से बोलें कि इंडक्टर जो है AC को कोई रुकावट नहीं देता, वो सीधे लेट इट गो, जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि AC को रुकावट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ, अपोजिशन के साथ जाने देता है। तो ये बिहेवियर आपको चेंज मिला। और अल्टीमेटली कैपेसिटर की बात करेंगे, यहाँ थोड़ा सा और मज़ेदार रिलेशन मिलेगा। अगर हम DC की बात करें 4 DC, तो न्यू तो आपका 0 हो गया। न्यू अगर 0 आपने पुट किया यहाँ पर, ध्यान देंगे, तो XC 1/0 इज इक्वल टू
इनफाइनाइट। ओके, और अगर फॉर AC की बात करें, न्यू वही 50 हर्ट्ज वाला ले लें, तो ऐसे केस में XC इज इक्वल टू 1/100 पाई इंटू C, ये फाइनाइट मिलेगा। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटर जो है विल ब्लॉक, रोक देगा DC, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस के जैसा बात करेगा, बट अलाउ करेगा AC विथ सम रेजिस्टेंस। तो है ना मज़ेदार, तीनों का बिहेवियर डिफरेंट। ओके, AC के लिए और DC के लिए। अब आपको ये पार्ट करने के बाद से अगले पार्ट में डिस्कस करना पड़ेगा, अगले पार्ट का डिस्कशन अगले लेक्चर में। तब तक इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लीजिए और इन्हीं सब चीज़ों को यूज करके फिर से कुछ नई बातें सामने आएंगी R सर्किट, L सर्किट और C सर्किट के बारे में। ओके, थैंक यू।